इस लेक्चर में हम बात करेंगे कोहेलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत यानी कि लॉरेंस कोहेलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। सो देखिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि देखिए इसमें एग्ज़ाम से क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो 2 साल हो चुके हैं लगातार इसमें से क्वेश्चन आते हुए, तो आप इसे बिल्कुल ध्यान से करिएगा। सो देखिए लॉरेंस कोहेलबर्ग की बात करें तो ये कौन थे, ठीक है, आप जान लीजिए एक बार। देखिए लॉरेंस कोहेलबर्ग एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जो नैतिक विकास के चरण के अपने सिद्धांत के लिए जाने जाते थे। देखिए इससे पहले जो हमने जीन पियाजेट किया था वो स्विट्ज़रलैंड के थे, स्विस के थे, स्विट्ज़रलैंड के नागरिक थे। लेकिन जो लॉरेंस कोहेलबर्ग हैं वे अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है, ये भी मनोवैज्ञानिक थे, और जीन पियाजे भी मनोवैज्ञानिक थे, वो स्विट्ज़रलैंड के थे, ये अमेरिका के हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए इन्होंने नैतिक विकास के चरण के अपने सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। नैतिक विकास का चरण इन्होंने दिया। अब देखिए नैतिक विकास क्या है, नैतिक सबसे पहले होता क्या है। नैतिक होता है कोई चीज़ अच्छी है बुरी है, कोई चीज़ राइट है रॉन्ग है, अच्छी है बुरी है, वो आती है नैतिकता में, ठीक है। यानी कि कोई चीज़ जैसे आपको अच्छी लगती है किसी को बुरी लगती है, कोई चीज़ अच्छी है बुरी है सही है गलत है, आप उसकी पहचान कैसे करते हैं, उसका सिद्धांत आपके अंदर कैसे आता है, सभी के बारे में यहाँ पे विशेष चर्चा की गई है। तो देखिए उन्होंने शिकागो विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान विभाग में प्रोफेसर और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में शिक्षा के स्नातक विद्यालय के रूप में कार्य किया। देखिए यहाँ पे वो हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जो शिक्षा की जो होते हैं ना स्नातक विद्यालय, यानी कि वो वहाँ पे देखिए हेड थे, शिकागो विश्वविद्यालय और हार्वर्ड विश्वविद्यालय के, जो उनका होता है ना डिपार्टमेंट होता है मनोविज्ञान का, तो वहाँ पे वो प्रोफेसर थे। लॉरेंस कोहेलबर्ग के नैतिक विकास के चरण जीन पियाजे के बच्चों के लिए नैतिक निर्णय के सिद्धांत 1932 पर आधारित नैतिक विकास का व्यापक चरण सिद्धांत और 1958 में लॉरेंस कोहेलबर्ग द्वारा विकसित। तो देखिए यहाँ पे इसका मतलब क्या है, जो इनका नैतिक विकास का सिद्धांत है वो किस पे आधारित है, वो आधारित है जो जीन पियाजे ने अपना एक नैतिक निर्णय का सिद्धांत दिया था ना, लिखा था 1932 में, तो 1958 में देखिए नैतिक विकास का सिद्धांत लिखा लॉरेंस कोहेलबर्ग में। जीन पियाजे ने देखिए 1932 के नैतिक निर्णय के सिद्धांत में बताया था कि बच्चा जो होता है वो नैतिक निर्णय कैसे ले सकता है, जबकि देखिए कोहेलबर्ग ने इसे डिफाइन किया है अच्छे से कि निर्णय तो लेगा लेकिन निर्णय निर्माण के लिए उसके अंदर भावना भी विकसित होनी चाहिए, तो उसको इन्होंने डिफाइन किया। बच्चा निर्णय लेगा इसके बारे में जीन पियाजे ने बताया, लेकिन निर्णय लेने से पहले नैतिक भावना कैसे आएगी उसको डिफाइन किया 1958 में लॉरेंस कोहेलबर्ग ने, इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए प्रकृति में संज्ञानात्मक कोहेलबर्ग का सिद्धांत उस सोच प्रक्रिया पर केंद्रित है जो तब होती है जब कोई तय करता है कि कोई चीज़ सही है गलत है, ठीक है। यानी कि देखिए जो हमारी प्रकृति है यहाँ पे जो संज्ञानात्मक कोहेलबर्ग का जो सिद्धांत है ये उस पर केंद्रित है जब कोई चीज़ सही होती है गलत होती है। देखिए कोई चीज़ सही है गलत है, आपके अकॉर्डिंग चीज़ सही है गलत है क्या है। देखिए जो आपकी चीज़ आपके लिए सही है वो दूसरे के लिए गलत हो सकती है, लेकिन जो आपके लिए गलत है वो दूसरे के लिए सही हो सकती है। तो आपके अकॉर्डिंग देखिए नज़रिया क्या है सही गलत का, वो इसमें आता है। देखिए यहाँ पे अमेरिका में देखिए 72 जो लड़के थे इन्होंने उसके ऊपर उनको एक प्रॉब्लम दी, समस्या दी, तो उनको बताया कि आप इसमें बताइए कि सही क्या है गलत क्या है, तो उसका जो सोल्यूशन था तो उसके अकॉर्डिंग ही इन्होंने ये नैतिक विकास का सिद्धांत बनाया। 72 जो बच्चे थे लड़के थे उनको इन्होंने एक समस्या दी उस टाइम पे, तो उनको बताइए कि चीज़ सही है गलत है, आप इसका निर्णय करिए, तो इसके आधारित इन्होंने ये सिद्धांत बना दिया। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि इस प्रकार सैद्धांतिक जोर इस बात पर है कि कोई नैतिक दुविधा का जवाब देने का निर्णय कैसे लेता है, ना कि वह निर्णय लेता है वास्तव में क्या करता है। देखिए यहाँ पे किस बात पर जोर दिया गया है कि कोई नैतिक दुविधा का जवाब देना है। नैतिक दुविधा क्या है, अगर किसी के पास कोई समस्या है, कोई किसी सिचुएशन में फंसा हुआ है, तो वो उसका निर्णय कैसे लेगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि आपसे किसी ने प्रश्न पूछ लिया
तो आपके पास अगर उसका जवाब होगा तो आप दे देंगे, नहीं होगा तो आप नहीं दे पाएंगे। तो आप किसी सिचुएशन में फंसे हैं, किसी समस्या या दुविधा में फंसे हैं, तो आप उसका जवाब कैसे देते हैं ये उसको बताते हैं। ठीक है, जवाब देने का निर्णय कैसे लेता है, ना कि वह क्या निर्णय लेता है। देखिए यहाँ पे बात की गई है जवाब देने का निर्णय कैसे लेता है, यह नहीं बताया गया कि वो क्या निर्णय लेगा, वो सही कहेगा गलत कहेगा, ये बात नहीं है। वो क्या जवाब देगा, है ना, वो जवाब कैसे लेगा, किस सिचुएशन में जवाब लेगा। अगर मान लीजिए कि कोई व्यक्ति सच्चा है, अगर उसे कोई व्यक्ति डरा धमका के अपने पक्ष में वो बात करवा ले, तो वो देखिए नैतिक नियम नहीं होगा, क्योंकि वो बुरी सिचुएशन में फंसा हुआ है। वो तो उसके अकॉर्डिंग जवाब देगा जो उसे डरा धमका रहा है ना। तो वो क्या निर्णय लेता है, वास्तव में क्या करता है, ठीक है, वो ये नहीं देखते, वो ये देखते हैं कि वो निर्णय कैसे देता है या कैसे लेता है। वो अच्छी सिचुएशन में लेता है, बुरी सिचुएशन में लेता है, वो कैसे निर्णय लेता है, इसके बारे में बताया है। लॉरेंस कोहेलबर्ग 1927 से 1987, ठीक है, ये इनका टाइम पीरियड है, कि नैतिक विकास के 6 चरण हैं जिन्हें आसानी से पहचाना जा सकता है। देखिए इसके 6 चरण हैं, इसके 3 लेवल हैं लेकिन इसके 6 चरण हैं। कोहेलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत को अवस्था का सिद्धांत भी कहा है। देखिए इसे कौन सा सिद्धांत कहा है, विकास के सिद्धांत को अवस्था का सिद्धांत। अगर आप किसी सिचुएशन में हैं तो आप वो निर्णय कैसे लेते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है। मान लीजिए आपने यूजीसी नेट एग्ज़ाम की तैयारी कर ली, आपने बहुत अच्छे से तैयारी कर ली, लेकिन आपके घर पे कोई बीमार पड़ गया उसी दिन जब आपका एग्ज़ाम था, तो लोग तो यही कहेंगे ना, यार इसका एग्ज़ाम था ये तो देने नहीं गया, ये तो बेवकूफ़ है, इसने इतनी साल तैयारी की है ना, तो अभी एग्ज़ाम देने नहीं गया। लेकिन अगर आपके घर पे कोई बीमार था, आपको उसकी आपको ज़रूरत थी, है ना, तो आपने एग्ज़ाम अपना स्किप कर दिया, तो आपने उनको हॉस्पिटल दाखिल करवा दिया या आपने उनका इलाज करवा दिया अच्छे से। तो उससे क्या हुआ कि आपने उस टाइम पे एक फ़ैसला लिया कि आप एग्ज़ाम नहीं देंगे, आप अपने घर वालों की देखभाल करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम आप कभी भी दे सकते हैं। अब देखिए दूसरों के लिए वो चीज़ गलत है, क्योंकि आपने एग्ज़ाम नहीं दिया, लेकिन उनको ये नहीं पता कि आपके घर पे कोई बीमार था। तो ये आपने निर्णय लिया कि आपने एग्ज़ाम नहीं दिया। क्यों नहीं दिया, क्योंकि आपके घर पे कोई बीमार था। तो आपके अकॉर्डिंग जो आपने फ़ैसला लिया वो सही था, लेकिन दूसरे के अकॉर्डिंग वो गलत हो गया। तो यहाँ पे इस बात पे ध्यान दिया जाता है कि जवाब कैसे दिया जाता है, ना कि आप निर्णय क्या ले रहे हैं। आप सही निर्णय ले रहे हैं, गलत ले रहे हैं, आप चीज़ सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ये नहीं है। आप क्या जवाब दे रहे हैं, आप क्या निर्णय ले रहे हैं, कैसे निर्णय ले रहे हैं, तो वो उसके ऊपर ध्यान देता है ना। आपको एग्ज़ाम देना था लेकिन आपने नहीं दिया, है ना, तो वो आपका निर्णय होगा, क्योंकि आप बैड सिचुएशन में फंस गए थे। देखिए पियाजे की तरह कोहेलबर्ग ने भी पाया है कि नैतिक विकास कुछ चरणों में होता है। कोहेलबर्ग ने पाया कि ये चरण सार्वभौमिक होते हैं। बच्चों के साथ 20 साल तक एक विशेष प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग करने के बाद कोहेलबर्ग ने इन निर्णयों पर पहुंचे। देखिए यहाँ पे बच्चों के साथ 20 साल तक देखिए एक विशेष इंटरव्यू किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया सभी को, उसके बाद फिर इन्होंने इस सिद्धांत को बनाया। देखिए कोहेलबर्ग के द्वारा दी गई अवस्थाएं कौन सी हैं, स्टेजेस गिवन बाय कोहेलबर्ग। देखिए यहाँ पे 3 स्तर है और 6 विभिन्न चरण हैं, इनकी 3 लेवल है और 6 स्टेजेस हैं, जिन्हें देखिए 2-2 चरणों में विभाजित किया गया है। फिर से देखिए जैसे पहला है प्री कन्वेंशनल, जैसे अवॉइडिंग पनिशमेंट, एमिंग एट द रिवॉर्ड, इसमें 2 स्टेजेस आती हैं। फिर नेक्स्ट है कन्वेंशनल लेवल, जिसमें 2 स्टेजेस, स्टेज 3-4 आती है, गुड बॉय गुड गर्ल एटीट्यूड और लॉयल्टी टू ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर। सो नेक्स्ट है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, जिसे देखिए स्टेज 5-6 है, जैसे जस्टिस एंड द स्पिरिट ऑफ द लॉ एंड यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ एथिक्स। इसमें 6 स्टेजेस हैं, 3 इसके लेवल हैं, 3 इसके स्तर हैं। तो देखिए पहला चरण है स्तर 1, रूढ़ी पूर्व अवस्था में चिंतन, यानी कि प्री कन्वेंशनल स्टेजेस या प्री कन्वेंशनल लेवल। सो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि ये नैतिक चिंतन का सबसे निचला चरण है, या सबसे पहला चरण भी कह सकते हैं। इस चरण में क्या सही है क्या गलत है पर बाहर से मिलने वाली सज़ा और उपहार का प्रभाव पड़ता है। देखिए यहाँ पे क्या है कि बच्चों को, देखिए इस स्टेज में क्या है कि बच्चों को सज़ा भी दी जाती है, उपहार भी दिया जाता है। जैसे देखिए मान लीजिए स्कूल में कोई बच्चा काम करके नहीं आया तो उनको सज़ा मिलती है।
अगर किसी बच्चे ने काम अच्छे से किया है, राइटिंग अच्छी है, तो उनको टीचर क्या करते हैं, स्टार्स भी देते हैं। कोई एग्ज़ाम में देखिए फर्स्ट आ जाए उसको प्राइज़ भी दिया जाता है ना, कि ताकि बच्चे क्या है मोटिवेट हो जाए। तो देखिए चरण 1 है बाहरी सत्ता पर आधारित, यानी कि देखिए नैतिकता इस रूढ़िपूर्ण अवस्था का पहला चरण है। यह यहाँ नैतिक सोच सज़ा से बंधी है। जैसे बच्चे ये मानते हैं कि उन्हें बड़ों की बातें माननी चाहिए, नहीं तो उन्हें दंडित करेंगे। देखिए इसमें क्या है कि बच्चों को समझाया जाता है कि जो आपसे बड़े हैं उनकी इज्जत करिए, उनकी बातें मानिए। अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनका दंडित करते हैं, घर वाले उनकी पिटाई कर देते हैं, स्कूल वाले जो टीचर होते हैं वो कहते हैं कि आप होमवर्क करके आइए। अगर बच्चे होमवर्क नहीं करते, उनका कहना नहीं मानते, फिर बच्चों को सज़ा देते हैं। तो सज़ा से बचने के लिए क्या है, बच्चों को वो कार्य करना पड़ता है। तो यहाँ पे बच्चों को दंड दिया जाता है, जिसकी वजह से वो सारी बातें मानते हैं। अगर पता चले कि उनको दंड नहीं मिलेगा तो वो किसी की बात मानेंगे नहीं। तो चरण दूसरा है देखिए व्यक्ति केंद्रित, एक दूसरे का हित साधने पर आधारित नैतिक चिंतन। देखिए यह रूढ़ी पूर्व अवस्था का दूसरा चरण है। यहाँ बच्चा सोचता है कि अपने हितों के अनुसार कार्य करने में कुछ गलत नहीं है, पर हमें साथ में दूसरों को भी उनके हितों के रूप कार्य करने का मौका देना चाहिए। अतः इस स्तर की नैतिक सोच ये कहती है कि वही बात सही है जिसमें बराबरी का लेन देन हो रहा हो। अगर हम दूसरों की कोई इच्छा पूरी कर दे तो वो भी हमारी इच्छा पूरी कर देंगे। यहाँ पे देखिए ये दूसरा चरण है। यहाँ पे बच्चे सोचते हैं कि अगर हम कोई कार्य करते हैं वो दूसरे के लिए अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी के लिए अच्छा कार्य करेंगे तो वो बदले में हमारी तरफ से भी अच्छा कार्य करेंगे, है ना। अगर देखिए आप अपने पेरेंट्स की बात मानेंगे, बच्चे देखिए अपने माता पिता की बात मानेंगे, टीचर की बात मानेंगे। अगर कल को बच्चा अपने माता पिता से कोई चीज़ कहता है तो माँ बाप भी बच्चों की बातों को मानेंगे, है ना। अगर वो उनके लिए काम करेंगे तो वो उनकी इच्छा भी पूरी कर देंगे ये। और देखिए अगर बच्चे मान लीजिए इसमें फर्स्ट आ जाते हैं, सेकंड आ जाते हैं, थर्ड आ जाते हैं, तो उनको उपहार भी दिया जाता है। वो चीज़ यहाँ पे दंड भी है, उपहार भी है। पहली स्टेज में दंड है, दूसरे में उपहार भी है। बच्चे यहाँ पे देखिए कहते हैं ना कि हम अच्छा कार्य करेंगे, कि ताकि हमें यहाँ पे क्या है कि और गुड बॉय होना चाहिए, हमें यहाँ नाइस गर्ल होना चाहिए। यहाँ में बच्चे कहते हैं कि हमें शाबाशी मिलनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों को होता है कि जैसे रिवॉर्ड्स होते हैं, जैसे फर्स्ट आ गया, सेकंड आ गया, थर्ड आ गया, उनको और शील्ड मिलती है, प्राइज़ मिलते हैं, होता है ना ऐसे करके। तो वो चीज़ इसमें आती है। तो बच्चे अपने आप को ऐसा बनाते हैं कि ताकि सभी उनकी प्रशंसा करें। नेक्स्ट है देखिए यहाँ पे स्तर 2 रूढ़िगत चिंतन या पारंपरिक नैतिकता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लेवल 2 कन्वेंशनल मॉरलिटी। अब देखिए यह कोहेलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांतों की दूसरी अवस्था है। इस अवस्था में लोग एक पूर्व आधारित सोच से चीज़ों को देखते हैं। जैसा कि देखा गया कि अक्सर बच्चों का व्यवहार उनके माँ बाप या किसी बड़े द्वारा बनाए गए नियमों पर आधारित होता है। देखिए जैसे घर का माहौल होगा बच्चे वैसे बनेंगे, है ना। अगर घर का खुला माहौल होगा बच्चे भी खुले विचारों वाले बनेंगे। अगर घर का माहौल वैसा नहीं है तो बच्चे वैसे नहीं बन पाएंगे। देखिए अक्सर यही देखा गया है कि जैसा व्यवहार बच्चों के माँ बाप का है वैसे ही देखिए बच्चों का व्यवहार यहाँ पे होता है ना। तो जो पूर्व आधारित सोच है, जैसे पेरेंट्स की सोच होगी वैसे ही बच्चों की सोच भी होगी। अगर देखिए बच्चे जब पेरेंट्स कहेंगे कि हाँ अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चे पढ़ेंगे। अगर वो बच्चों को पढ़ाते नहीं है वो बच्चे पढ़ते नहीं है। आप देखेंगे बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ते नहीं है, माँ बाप उनको पढ़ाते नहीं है, लेकिन अगर वो कहें कि हाँ हम बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चे ज़रूर पढ़ेंगे। तो देखिए चरण 3 है अच्छे आपसी व्यवहार व संबंधों पर आधारित नैतिक चिंतन। देखिए यहाँ पे गुड बॉय वगैरह आ गया। यहाँ पे देखिए यहाँ पे यह कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांतों की तीसरी अवस्था है। इस स्थिति में लोग विश्वास, दूसरों का ख्याल रखना, दूसरे के निष्पक्ष व्यवहार को अपने नैतिक व्यवहार का आधार मानते हैं। बच्चे और युवा अपने माता पिता द्वारा निर्धारित किए गए नैतिक व्यवहारों के मानदंडों को अपनाते हैं, जो उन्हें उनके माता पिता की नज़र में एक अच्छा लड़का या लड़की बनाते हैं। देखिए यहाँ पे बच्चे सोचते हैं कि हम एक अच्छा कार्य करें। अगर कोई लड़का है तो वो सोचेगा कि मैं ऐसा कार्य करूं कि सभी मुझे गुड बॉय कहें, एक अच्छा लड़का कहे। एक लड़की कहेगी कि मैं अच्छा कार्य करूं, ऐसा कार्य करूं कि सारे मेरी प्रशंसा करें, मुझे अच्छी लड़की कहें। तो देखिए यहाँ पे वो बच्चे होते हैं अपने माता पिता की बातें भी मानते हैं, दूसरों का ख्याल भी रखते हैं, और साथ में जो उनके माता पिता उन्हें कहते हैं वो उनके अकॉर्डिंग चलते हैं, क्योंकि उन्हें देखिए एक अच्छा लड़का अच्छा लड़की
कहलवाना है। देखिए चौथा चरण है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने पर आधारित नैतिक चिंतन। देखिए यहाँ पे सामाजिक व्यवस्था क्या है, हमारा समाज जैसा है, जो चीज़ें वहाँ पे हैं, जो नियम है, कानून है, जो जैसे है, उसे बनाए रखने के लिए देखिए नैतिक चिंतन होते हैं जिन्हें फॉलो करना होता है बच्चों को। ये कोहलबर्ग के सिद्धांतों की चौथी अवस्था है। इस स्थिति में लोगों के नैतिक विकास की अवस्था सामाजिक आदेश, कानून, न्याय, कर्तव्य पर आधारित है। जैसे कि किशोर सोचते हैं कि समाज अच्छे से चले, इसके लिए कानूनों के द्वारा बनाए गए दायरे के अंदर ही रहना चाहिए। देखिए जहाँ पे हमारे समाज में जो कायदे कानून है, नियम है, कर्तव्य है, वो चीज़ें अगर उसे फॉलो करेंगे तो एक दायरे के अंदर करेंगे तो समाज जैसे है वैसे ही चलता रहेगा। हम कहते हैं ना, देखिए आजकल क्या है कि आप सड़कों पर देखेंगे कि जो कई लड़के होते हैं ऐसे वाहन चलाते हैं, ऐसे स्कूटरी ऐसे चलाते हैं कि वो जब बहुत तेज़ी से चलाते हैं। हम कहते हैं ना कि यार कैसे हैं ये, इनको अच्छे से चलाना चाहिए कि ताकि किसी को हानि ना हो, है ना। वो चीज़ें हमें क्या है, नियमों का पालन करना है, हमें ज़्यादा तेज़ चीज़ें नहीं चलानी, है ना। हमें दूसरों के साथ रिस्पेक्ट से बात करनी चाहिए। अगर हम इन्हें फॉलो करेंगे तो समाज के जो नियम कायदे हैं उसे हम फॉलो करेंगे तो समाज वैसा ही बना रहेगा। अगर हम इसे तोड़ेंगे, है ना, तो हमें दंड भी मिलेगा बाद में, वो चीज़ें। तो यहाँ पे देखिए चौथी अवस्था है, यहाँ पे बच्चे ऐसे रहते हैं, लोग ऐसे रहते हैं, सभी नियमों का पालन करते हैं कि ताकि समाज वैसा रहे। देखिए जैसे अगर आपको कोई वाहन चलाना है तो आपको उसके लिए लाइसेंस होना ज़रूरी है। अगर लाइसेंस नहीं होगा तो आपकी गाड़ी जब्त हो जाएगी, है ना, वो चीज़ें। तो आप क्या करेंगे, आप पहले अपना लाइसेंस बनाएंगे, फिर उसे आप चलाएंगे कि ताकि कोई भी नियम कानून टूटे ना। तो देखिए नेक्स्ट है, लास्ट लेवल है ये वाला, रूढ़ि से ऊपर उठकर नैतिक चिंतन, उत्तर परंपरागत नैतिकता, यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी। यह कोहेलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांतों की तीसरी अवस्था है। इस स्थिति में वैकल्पिक रास्ते खोजे जाते हैं और फिर अपना एक व्यक्तिगत नैतिक व्यवहार का रास्ता ढूंढा जाता है। देखिए ये तीसरा लेवल है, तीसरी अवस्था है। इसमें क्या है कि देखिए वैकल्पिक रास्ते खोजे जाते हैं, जो हमारे पास रास्ते हैं अभी उसके अकॉर्डिंग दूसरा क्या हो सकता है उसे देखा जाता है, और एक व्यक्ति का अपना नैतिक व्यवहार कैसा है उसे भी यहाँ पे देखा जाता है। देखिए यहाँ पे पांचवा चरण है सामाजिक अनुबंध, उपयोगिता और व्यक्तिगत अधिकारों पर आधारित नैतिक चिंतन। जो हमारा नैतिक चिंतन है वो किस पर आधारित है, सामाजिक अनुबंध पे, उपयोगिता पे, व्यक्तिगत अधिकारों पे। तो देखिए यह कोहेलबर्ग के सिद्धांत की पांचवी अवस्था है। इस अवस्था में व्यक्ति सोचने लगता है कि कुछ मूल्य, सिद्धांत और अधिकार कानून से भी ऊपर है। देखिए जो हमारे कानून बनाए गए हैं उसके ऊपर क्या है, हमारे कुछ मूल्य हैं, हमारे कुछ सिद्धांत हैं, हमारे कुछ अधिकार है। जैसे हमारे जीवन का अधिकार है वह कानून से ऊपर है। कोई भी कानून यह नहीं कहेगा कि आपको जीने का अधिकार नहीं है। आपको जीने का अधिकार है तो आप दूसरों से भी जीने का अधिकार नहीं छीन सकते, है ना, वो चीज़ें। तो वास्तविक इस सामाजिक व्यवस्था का मूल्यांकन इस दृष्टि से करने लगता है कि किस हद तक मूल अधिकारों या मूल्यों का संरक्षण करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये सोचा जाता है कि हम जिस समाज में रहते हैं तो हमें किस हद तक हमें हमारे मूल अधिकार हैं। देखिए जैसे हमें जीने का अधिकार है, दूसरों को भी जीने का अधिकार है। जैसे हमें रात को आराम से सोने का अधिकार है तो हमारे पड़ोसी को भी रात को सोने का अधिकार है। ऐसे नहीं कि हम रात को गाने बजाते रहें तो वो बेचारा से चैन से सोए ना। हम ये कहें कि हमें गाने बजाने का अधिकार है, हमें कोई रोक नहीं सकता, लेकिन उसे सोने का भी अधिकार है, हमारा कर्तव्य है। तो हम देखिए अपने अधिकारों का वहाँ तक इस्तेमाल करेंगे जहाँ तक किसी को नुकसान ना हो। चरण 6 है सार्वभौमिक नीति सम्मत सिद्धांतों पर आधारित नैतिक चिंतन। देखिए ये कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांतों की सबसे ऊंची और छठी और आखिरी अवस्था है। इस अवस्था में व्यक्ति सार्वभौमिक मानवाधिकार पर आधारित नैतिक मापदंड बनाता है। जब भी कोई व्यक्ति अंतरात्मा की आवाज़ के द्वंद्व के बीच फंस जाता है तो वह व्यक्ति यह तर्क करता है कि अंतरात्मा की आवाज़ के साथ चलना चाहिए, चाहे वो निर्णय जोखिम से भरा क्यों ना हो। इसलिए ऐसे कुछ भी करने से पहले अपनी भावनाओं के अलावा औरों की ज़िंदगी के बारे में भी सोचना चाहिए था। देखिए यहाँ पे क्या है कि जो व्यक्ति जो कुछ सोचता है उसमें उसे अंतर आत्मा की आवाज़ में वो फंस जाता है। जैसे देखिए व्यक्ति बुरे काम करते हैं ना, अगर आपने कोई बुरा काम किया होगा, किसी के साथ धोखा किया होगा, तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली देखिए वो आपको बातें कचोटती रहेंगी
कि मैंने इसके साथ ये धोखा कर लिया, मुझे नहीं करना चाहिए था। चाहे आपको पता चलेगा कि अगर आप कोई काम करेंगे, गलत करेंगे, आपको उसकी सज़ा मिलेगी, लेकिन आप पश्चाताप करने के लिए, उस सज़ा को भुगतने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। आप किसके अकॉर्डिंग चलेंगे? अपनी अंतरात्मा के साथ वो चलेंगे, चाहे वो जोखिम भरा क्यों ना, चाहे आपको कितनी भी सज़ा हो जाए, चाहे आपका कितना भी नुकसान हो जाए। तो कुछ भी करने से पहले देखिए, आपको अपनी भावनाओं के अलावा औरों की ज़िंदगी के बारे में भी सोचना चाहिए था। तो ये चीज़ें इसमें सारी आ जाती हैं कि पहले जो आपने कुछ कर लिया, फिर आपने बाद में उसको देखा, आपने सोचा कि वो चीज़ सही थी, गलत थी, क्या है ना? कुछ भी कार्य करने से पहले आपको दूसरे के बारे में भी सोचना चाहिए। तो ये इसमें आते हैं। अगर देखिए आप कोई चीज़ अच्छी करती हैं, अगर आप कोई चीज़ अच्छी कर लेते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, तो सबका फ़ायदा है। अगर आप कोई चीज़ बुरी करते हैं तो दूसरों का उसमें नुकसान है। तो इसमें आपको कार्य करने से पहले सोचना पड़ता है। सो नेक्स्ट है, देखिए यहाँ पे कोहेलबर्ग मानते हैं कि यह अवस्थाएं एक क्रम में चलते हैं और उम्र से जुड़े हैं। जैसे देखिए 9 साल की उम्र से पहले बच्चे पहले स्तर पर काम करते हैं। अधिकतर किशोर तीसरी अवस्था में सोचते पाए जाते हैं कि उनमें दूसरे अवस्था और चौथी अवस्था के सोच विचार के कुछ लक्षण भी दिखाई देते हैं। प्रारंभिक वयस्कता में पहुंचने पर कुछ थोड़े से लोग ही रूढ़ि पूर्णता से ऊपर उठकर नैतिक तर्क देते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है कि जब जो बच्चे हैं वो एक क्रम में चलते हैं, जैसे अपनी उम्र के अकॉर्डिंग सोचते हैं। जैसे देखिए 9 साल के बच्चे की जो उम्र है वो पहले स्तर पे काम करते हैं। वो इस में क्या है कि वो स्कूल जाने लग जाते हैं, आपसे हर एक चीज़ के बारे में प्रश्न पूछते हैं, है ना? क्वेश्चन आंसर बहुत पूछते हैं, वो हर एक चीज़ में जानने के इच्छुक होते हैं। लेकिन जब वो तीसरी अवस्था में आते हैं, जब उन्हें खुद के सोच विचार की आवश्यकता पड़ती है कि कोई चीज़ सही है, गलत है, क्या है, अगर कोई चीज़ सही है तो सही क्यों है, गलत क्यों है, वो चीज़ें, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें आती हैं। देखिए प्रारंभिक व्यवस्था में पहुंचने से, प्रारंभिक व्यवस्था वयस्कता कौन सी है कि जब आप अपनी जवानी में आ रहे हैं, लेकिन आपको आने से पहले कुछ चीज़ें आपको ध्यान में आ जाती हैं। देखिए होते हैं ना कि कुछ जो बच्चे होते हैं वो बहुत अच्छे निकलते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, अपने माँ बाप का कहना मानते हैं। कुछ बच्चे होते हैं कि किसी का कहना नहीं मानते। तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि बहुत थोड़े से लोग हैं जो यहाँ तक पहुँचते हैं, जो अच्छे बनते हैं। लेकिन ये कौन से सबूत हैं कि जो इस तरीके के विकास को प्रमाणित करते हैं? जैसे देखिए 20 साल के लंबे अध्ययन के परिणामों के अनुसार उम्र के साथ अवस्था 1 और 2 का उपयोग घटा है और अवस्था 4 और 10 साल की उम्र के बच्चों के नैतिक तर्क में बिल्कुल भी नहीं आती। वह 36 साल की उम्र के 62% लोगों की नैतिक सोच में दिखाई दी। 5वीं अवस्था में 20 से 22 साल की उम्र तक का बिल्कुल भी नहीं आती, है ना? और कभी भी 10% से ज़्यादा नहीं दिखाई देती। तो देखिए यहाँ पे ये बताया गया है कि 20 साल का लंबा अध्ययन है। उसके बाद देखिए जो पहली अवस्था है, दूसरी अवस्था है, वो सारी अवस्थाएं एक दूसरे से भिन्न है। कहीं किसी को देखिए अगर कोई छोटा बच्चा है उसको लगता है ये चीज़ सही है, गलत है, कईयों को बड़े को भी पता नहीं चलता। मान लीजिए आप किसी सिचुएशन में फंस गए हैं, आपने उसका निर्णय ले लिया, आपके लिए वो अच्छा है लेकिन दूसरे के लिए वो बुरा है, दूसरे के लिए जो बुरा है वो आपके लिए अच्छा है। तो आपको जो निर्णय लेते हैं वो सबसे बंधे होते हैं। आपको ऐसे कार्य करने हैं जिससे किसी को नुकसान ना हो। इसलिए देखिए नैतिक अवस्थाएं, जैसा कि कोहेलबर्ग ने शुरुआत में सोचा था, उसमें उससे थोड़ी देर में आती है। और छठी अवस्था में चिंतन करना तो बहुत ऊंची अवस्थाओं में आता है, जो बहुत विलक्षण है। हालांकि देखिए अवस्था 6 कोहेलबर्ग की नैतिक निर्णायक अंक प्रणाली से हटा दी गई है, लेकिन यह अभी भी सैद्धांतिक रूप से कोहेलबर्ग की नैतिक विकास की संकल्पना के लिए ज़रूरी मानी जाती है। देखिए जो लास्ट की अवस्था है यहाँ पे ये बताया गया है कि आपको ऐसे कार्य करना है, आपको कोई भी कार्य करने से पहले ये सोचना है कि वो दूसरों को नुकसान तो नहीं पहुँचा रहे। देखिए सबसे एंड की अवस्था रखी गई है, लेकिन ये सबसे बीच में होनी चाहिए, है ना? तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो सबसे लास्ट की अवस्था है उसे हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी इसे ज़रूरी मानते हुए कुछ जगह पे रखा हुआ है। सो देखिए इसका मापन कर लेते हैं, नैतिक विकास का मापन, मेजरमेंट ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। देखिए कोहेलबर्ग के सिद्धांत के विकास के बाद से नैतिक तर्क को मापने के लिए कई माप उपकरणों का निर्माण किया गया। जब देखिए कोहेलबर्ग ने अपना सिद्धांत दिया, उसके विकास के बाद देखिए जो नैतिक तर्क था, नैतिक तर्क क्या है, कोई चीज़ अच्छी है, बुरी है, गलत है, सही है, क्या है, उसका मापने के लिए देखिए बहुत सारे और उपकरण दिए गए। जैसा कोहेलबर्ग ने बताया वैसा तो है ही है, लेकिन उससे हटकर कुछ ऐसे नियम दिए गए जो कि ज़रूरी थे।
ज़रूरी नहीं है कि जो कोहेलबर्ग ने जो सिद्धांत दिए हैं वही ज़रूरी है, लेकिन उसके अलावा ऐसे कई सिद्धांत थे जो नैतिक तर्क को सही मापते थे। बहुत सारे उपकरण दिए गए। कोहेलबर्ग का देखिए नैतिक निर्णय साक्षात्कार यानी कि जो इंटरव्यू था 1969 में आया, बहुत लंबा संरचित साक्षात्कार है जिसमें देखिए प्रशिक्षित साक्षात्कारताओं की आवश्यकता होती है। देखिए इन्होंने एक लंबा यहाँ पे एक इंटरव्यू दिया था 1969 में, जिसमें उन्होंने नैतिक निर्णय के बारे में बताया था। ये उपाय अनुमानित परीक्षणों से लेकर संरचित वस्तुनिष्ठ आंकलन तक सभी में नैतिक दुविधाओं से जुड़ी काल्पनिक कहानियों का एक विशेष समूह शामिल है। देखिए यहाँ पे क्या है कि इसमें जो उपाय हैं, जो इसमें परीक्षण है, जो इसमें चीज़ें हैं, उसमें जो नैतिक दुविधाएं हैं जो बच्चों को दी गई थी एग्जाम्पल के तौर पे, वो कहानियाँ हैं। तो एक तरह से वो हमारे समाज में लागू नहीं होती है ना, बहुत कम लागू होती है, लेकिन वो पूर्ण रूप से लागू नहीं होती। उसे काल्पनिक कहानियों का समूह माना गया। ठीक है, उसे ये बताया गया कि जो नैतिक दुविधाएं जो कोहेलबर्ग ने बताई हैं वो वास्तविक रूप में एक कहानी के रूप में है, वो वास्तविक रूप में सही नहीं हो सकती, ऐसा इसमें बताया है। सो ये था कोहेलबर्ग का नैतिक सिद्धांत जो हमने आज डिस्कस किया। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। सो टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।